How are you? I hope that you all might be well and studying. तो इससे पहले वाले पार्ट में हमने पढ़ा था कि किस तरीके से साहिब आलम के साथ में ऑथर की बातचीत हुई थी। एक शूलेस बच्चे की कहानी भी उन्होंने बताई थी। अब हम पढ़ते हैं आगे। My acquaintance with the barefoot rackpickers lead me to Simapuri, a place on the periphery of Delhi, yet miles away from it metaphorically. Those who live here are squatters who came from Bangladesh back in 1971. ये जो barefoot rackpickers जो थे, ये जो नंगे पैर चलने वाले, जो ये कचरा बीनने वाले बच्चे थे, इनके साथ जो मेरा ये बातचीत था, ये छोटी सी जान पहचान जो थी, वो मुझे कहाँ ले गई? मुझे सीमापुरी ले गई। सीमापुरी एक इलाका है दिल्ली का, जो कि दिल्ली के पेरीफेरी पर है। पेरीफेरी का मतलब बाहरी किनारे पे है बसा हुआ, लेकिन फिर भी वहाँ से बहुत दूर है, क्योंकि वो दिल्ली की जितना डेवलप नहीं है, इसीलिए बोला गया है कि वो दिल्ली से बहुत दूर है। लगता नहीं कि वो दिल्ली का पार्ट है। यहाँ पे वो लोग आए हुए हैं, बिखरे हुए कुछ लोग रहते हैं जो कि 1971 में बांग्लादेश से यहाँ पर आए थे। साहिब्स फैमिलीज अमंग देम, साहिब की फैमिली भी इन्हीं लोगों में से एक है। सीमापुरी वॉज देन अ विल्डरनेस, तब सीमापुरी बिल्कुल खाली था, कुछ नहीं था वहाँ पे, और वो अभी भी वैसा ही है। कुछ बहुत बसावट वहाँ पे नहीं है, बिल्कुल भी बसा हुआ नहीं है, लेकिन अब वो खाली नहीं रह गया है। इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड विद रूफ्स ऑफ टिन एंड टारपोलिन, डिवॉइड ऑफ सीवेज, ड्रेनेज और रनिंग वाटर, लिव 10,000 रैक पिकर्स। और मिट्टी के क्या बोलते हैं स्ट्रक्चर्स में, उसको घर भी नहीं बोला है, हाउस भी नहीं बोला है, स्ट्रक्चर बोला है। मिट्टी के बने हुए स्ट्रक्चर्स में जिनके ऊपर टीन की या फिर टारपोलिन की, टारपोलिन वो होती है जो वो जो स्ट्रॉन्ग पॉलीबैग जैसा होता है ना, जो ऊपर से टेंट पर डाल देते हैं तो उनकी जिन स्ट्रक्चर्स पर छत है, ऐसे घरों में जहाँ पे कोई सीवेज नहीं है, कोई ड्रेनेज नहीं है, कोई रनिंग वाटर नहीं है, वहाँ पे 10,000 रैक पिकर्स रहते हैं। They had lived here for more than 30 years without an identity, without permits, but with ration cards that get their names on voters list and enable them to buy grain. और यहाँ पे जो वो लोग रह रहे हैं, वो 30 सालों से रह रहे हैं, लेकिन उनकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, उनके पास कोई परमिट नहीं है यहाँ रहने का, लेकिन उनके पास राशन कार्ड्स हैं जिस पर उनके नाम, जिसकी वजह से उनके नाम वोटर्स लिस्ट में आ जाते हैं और उनको अनाज वगैरह मिल जाता है। फूड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी। वो लोग ये कहते हैं कि खाना जो है वो पहचान से ज़्यादा ज़रूरी है जीने के लिए। जीने के लिए पहचान नहीं चाहिए, खाना चाहिए। इफ़ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड आवर फैमिलीज एंड गो टू बेड विदाउट एन एकिंग स्टमक, वी वुड रादर लिव हियर देन इन द फील्ड्स दैट गिव अस नो ग्रेन। तो उन्होंने बोला कि अगर हम जो है अगर हम दिन के अंत में अपने बच्चों को और अपनी फैमिलीज़ को खाना खिला पाएँ और बिना एक खाली पेट के हम सो पाते हैं, तो हम लोग यहाँ पे ही रहेंगे बजाय उसके उन खेतों के जहाँ पे हमें कोई अनाज नहीं मिलता है। ठीक है। Say a group of women in tattered saris when I asked them why they left their beautiful land of green fields and river। तो ये बात किसने कही थी? एक ग्रुप ऑफ विमेन से मैं बात करा था जो फटी पुरानी साड़ियाँ पहने हुए थे, कि जब मैंने उनसे पूछा कि वो इतनी सुंदर अपनी ज़मीन को छोड़कर, इतने अच्छे खेत बागान नदियों को छोड़कर यहाँ पे क्यों आ गई, तो उन्होंने ये जवाब दिया था कि अगर हम दिन के अंत में अपनी फैमिलीज़ को खाना खिला पाते हैं और भूखे पेट सोने की बजाय हम कुछ खा के सो जाते हैं, तो यहाँ रहना उन खेतों में रहने से ज़्यादा अच्छा है जहाँ पे हमें कोई अनाज नहीं मिलता है। ठीक है। Wherever they find food, they pitch their tents and become transit homes। जहाँ पे भी उन्हें खाना मिलता है वो वहीं पे अपना टेंट लगा लेते हैं और रहने लगते हैं। चिल्ड्रन ग्रो अप इन देम बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल। बच्चे भी वहाँ बड़े होते हैं और वो भी अपने माँ बाप के साथ में ये जीने की जो जंग है इसमें पार्टनर्स बन जाते हैं। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैक पिकिंग, और रैक पिकिंग में और सीमापुरी में सर्वाइवल का, जीने का एक ही मतलब है, वो है रैक पिकिंग, मतलब कि कूड़ा बीनना। ठीक है। थ्रू द ईयर्स इट हैज़ एक्वायर्ड द प्रपोर्शन ऑफ अ फाइन आर्ट, और इतने सालों के बाद में अब तो ये कला की जैसा बन गया है। गार्बेज टू देम इज़ गोल्ड, गार्बेज उनके लिए बिल्कुल गोल्ड के बराबर है। इट इज़ देयर डेली ब्रेड, अ रूफ ओवर देयर हेड्स एंड इवन इफ इट इज़ अ लीकिंग रूफ। और ये उनके लिए उनकी रोज़ी रोटी है, उनके सरों के ऊपर छत है, चाहे वो फिर छत टपक ही क्यों ना रही हो, लेकिन वो छत है। लेकिन एक बच्चे के लिए ये उन सबसे बहुत ऊपर है, रैक पिकिंग जो है। समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी, इवन अ 10 रुपी नोट, साहिब सेज,
हिज आइज लाइटिंग अप। तो साहिब बताता है कि कभी कभी तो मुझे 1 रुपया मिलता है और कभी कभी 10 रुपये का नोट भी मिल जाता है। वेन यू कैन फाइंड अ सिल्वर कॉइन इन द हीप ऑफ गार्बेज यू डोंट स्टॉप स्क्राउंजिंग। और जब आपको एक गार्बेज के कूड़े के ढेर में अगर एक चांदी का सिक्का मिल जाए तो फिर आप खोजना जो है वो बंद नहीं करते हो, और आप इसी होप से कि हमें कुछ और मिल जाएगा आप कूड़ा ज़्यादा बीनने लगते हो। ठीक है। इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रन गार्बेज हैज़ डिफरेंट मीनिंग फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स। तो मतलब कि इसे लगता है कि बच्चों के लिए ये जो कूड़ा है इसका मतलब उनके पेरेंट्स से थोड़ा सा अलग है। क्या कैसे अलग है? फॉर द चिल्ड्रन इट इज़ रैप्ड इन वंडर्स, फॉर द एल्डर्स इट इज़ अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल। तो बच्चों के लिए क्या है, वो सब कुछ ना बड़ा ही वंडरफुल है, मतलब कि बहुत ज़्यादा उनको मज़ा आता है उस चीज़ में, लेकिन बड़ों के लिए ये उनकी रोज़ी रोटी है। One winter morning, I see Sahib standing by the fenced gate of a neighborhood club, watching two young men dressed in white playing tennis. I like the game, he hums, content to watch it standing behind the fence. एक ठंड की सुबह मैंने देखा कि साहिब जो है वो एक क्लब था पास में ही, प्लेइंग क्लब था, उसके जो फेंस्ड गेट होता है आई एम सो सॉरी किड्स, इट वॉज़ अ कॉल, इम्पोर्टेंट कॉल। हम पढ़ते हैं आगे से, हम कहाँ थे? लेट्स जस्ट अ मिनट। सो एक ठंडी की सुबह मैंने देखा कि साहिब जो है वहाँ पे एक प्लेइंग क्लब था, उसके गेट के पास खड़ा हुआ था। वहाँ पे वो देख रहा था कि अंदर 2 लोग जो हैं वाइट कलर की ड्रेसेस पहनकर टेनिस खेल रहे हैं। तो उसने अपने आप में मन में बोला कि आई लाइक द गेम, मुझे ये गेम बहुत पसंद आया। और वो उस गेट के पीछे से खड़े होकर बहुत अच्छे से उसको देख रहा था। आई गो इन साइड वेन नो वन इज़ अराउंड, ही एडमिट्स। और उसने बताया कि जब अंदर कोई नहीं होता है तो मैं अंदर जाता हूँ। गेट कीपर लेट्स मी यूज़ द स्विंग, और गेट कीपर मुझे झूला झूलने देता है। साहिब टू इज़ वेयरिंग टेनिस शूज़ दैट लुक्स स्ट्रेंज ओवर हिज डिसकलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स। आज मैंने देखा कि साहिब ने भी टेनिस शूज़ पहने हुए हैं जो कि उसके बेरंग से कपड़ों के ऊपर बड़े अजीब लग रहे हैं। तो उसने बोला समवन गेव देम टू मी, किसी ने मुझे ये दिए थे। एक तरीके से वो समझाते हुए ही बोल रहा था, इन द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज़ ऑफ सम रिच बॉय। और ऐसा लगता था कि वो किसी अमीर लड़के के मतलब रिटायर करे हुए जूते हैं। हु परहैप्स रिफ्यूज़ टू वेयर बिकॉज ऑफ अ होल इन वन ऑफ देम डज नॉट बॉदर हिम। और उसने तो उन्हें एक, क्योंकि दोनों में से दोनों जूतों में से किसी एक जूते में एक छोटा सा छेद हो गया था, इसलिए उसको रिटायर कर दिया। लेकिन साहिब के लिए ये मैटर नहीं करता और वो अभी भी उनको पहन सकता है बहुत अच्छे से। फॉर वन हु हैज़ वॉकड बेयर फुट इवन शूज़ विद अ होल इज़ अ ड्रीम कम ट्रू। और ऐसे बच्चे के लिए जो कि नंगे पाँव घूमता हो, उसके लिए एक छेद वाला जूता भी एक तरीके से सपना सच होने जैसा ही है। चाहे फिर उस जूते में छेद ही क्यों ना हो, लेकिन फिर भी वो उसका सपना सच होने जैसा ही है। बट द गेम ही इज़ वॉचिंग सो इंटेंटली वॉज आउट ऑफ हिज रीच। लेकिन जिस गेम को वो देख रहा है वो गेम उसकी पहुंच से बहुत बाहर था। This morning, Sahib is on his way to the milk booth. In his hand is a steel canister. और आज मैंने देखा कि साहिब जो है वो एक मिल्क की शॉप पर जा रहा है, उसके हाथ में एक स्टील का कैनिस्टर है और वो कहता है नाउ आई वर्क इन अ टी स्टॉल डाउन द रोड, ही सेज पॉइंटिंग इन डिस्टेंस, आई एम पेड 800 रुपीज़ एंड ऑल माई मील्स, डज ही लाइक द जॉब? आई आस्क, हिज फेस आई सी हैज़ लॉस्ट द केयर फ्री लुक। उसने बोला कि मैं अब एक चाय की दुकान पर काम करता हूँ, मुझे 800 रुपये मिलते हैं और सारे टाइम का खाना मिलता है। तो फिर ऑथर ने उससे पूछा क्या तुमको ये अपनी जॉब पसंद है? तो फिर मैंने उसके चेहरे की तरफ देखा तो मुझे लगा कि अब उसका जो बेफिक्री वाला जो एक चेहरा था वो अब खो चुका है। उसका जो स्टील का कैनिस्टर है वो उसके प्लास्टिक बैग से बहुत ज़्यादा भारी है जिसको वो अपने कंधे पर लटका कर घूमता था। द बैग वॉज हिज, वो बैग उसका खुद का था। द कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप, लेकिन ये कैनिस्टर जो है वो उस आदमी का है जो कि टी शॉप का मालिक है। एंड साहिब इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, और अब साहिब जो है अपना खुद का मालिक नहीं रह गया है, अब उसे किसी के अंडर में काम करना पड़ता है। इसी के साथ इसका ये जो फर्स्ट पार्ट है ये ख़त्म होता है। अब स्टार्ट करते हैं हम सेकंड पार्ट। आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, इसका जो टाइटल है वो यही है। तो पहली जो स्टोरी थी वो थी
किसके बारे में? साहिब आलम के बारे में। और अब हम जो ये दूसरी स्टोरी पढ़ रहे हैं वो मुकेश के बारे में है, ठीक है। आपको ये बात याद रखनी है, दो लोगों की इसमें बात हुई है, दो तरीके के लोगों की इसमें बात हुई है। पहले तो दिल्ली में सीमापुरी में रहते हैं जो लोग, उसमें से एक बच्चा है साहिब आलम, वो मेन है, बाकी उन सभी की बात हुई है। और वो लोग रैक पिकिंग करते हैं, मतलब कि कचरा बीनते हैं। और ये जो दूसरा वाला पार्ट है ये मुकेश एक बच्चा है उसके बारे में बात करता है। और ये लोग क्या करते हैं, ये लोग आगरा से बिल्कुल पास में ही, आपको पता है फ़िरोज़ाबाद है। फ़िरोज़ाबाद क्यों फेमस है? चूड़ियों के लिए फेमस है। तो उसी के बारे में ये बात करेंगे, ठीक है। आज तक आपने ये तो देखा कि वो चूड़ियों के लिए फेमस है, लेकिन उनके पीछे की जो सच्चाई है उनके जीवन की, वो आपने नहीं पढ़ी होगी, वो आप आज पढ़ेंगे, ठीक है। मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर। आई विल बी अ मोटर मैकेनिक, ही अनाउंसेस। मुकेश अपना खुद का मास्टर बनना चाहता है, वो किसी के अंडर में नौकरी नहीं करना चाहता है। और वो कहता है कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स? तो मैंने पूछा, ऑथर ने पूछा कि क्या तुम्हें कार्स के बारे में कुछ पता है, कुछ भी पता है? तो उसने बोला कि मैं कार चलाना सीख लूँगा। His dreams look like a mirage amidst the dust of streets that fill his town Firozabad, famous for its bangles। और ऐसा लगता है उसका जो ड्रीम है ना वो एकदम धूमिल हो गया है। अब जैसे कि फ़िरोज़ाबाद की गलियां भी डस्ट से धूमिल रहती हैं हमेशा, वैसे ही उसका ड्रीम जो है वो भी धूमिल है, क्लियर नहीं है। एवरी अदर फैमिली इन फ़िरोज़ाबाद इज़ एंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स। हर एक दूसरी फैमिली जो है वो फ़िरोज़ाबाद में चूड़ियाँ बनाने का काम करती है। इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज़ ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्रीज। और ये इंडिया की ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, जहाँ पे कांच का काम होता है ना, उसे ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री कहते हैं। और इंडिया की ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री का सेंटर क्या है? फ़िरोज़ाबाद है, जहाँ पे फैमिलीज़ हैव spent generations working around furnaces, welding glasses, making bangles for all the women in the land, it seems। और ऐसा लगता है जहाँ की फैमिलीज़ ने अपने पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो बिता दिए फर्नेसेस होते हैं भट्टी, उसके अराउंड काम करते हुए, ग्लास की वेल्डिंग करते हुए, बैंगल्स बनाते हुए, जिनको कि सारे इंडिया की औरतें पहनती हैं। मुकेश's family is among them। मुकेश की फैमिली भी उन्हीं में से एक है। None of them know that it is illegal for children like him to work in the glass furnaces with high temperature, in dingy cells without air and light, that the law, if enforced, it could get him and all those 20,000 children out of the hot furnaces where this slog their daylight hours, often losing their brightness of their eyes। और मुकेश की फैमिली भी इनमें से एक है, और उनमें से किसी को भी नहीं पता है कि बच्चों को ये ग्लास फर्नेसेस के लिए हाई टेम्परेचर पे जो वो भट्टी के पास काम करना, छोटे छोटे डिंजी सेल्स मतलब छोटे छोटे कमरों में जहाँ पे कोई हवा नहीं है, कोई लाइट नहीं है ना, वहाँ पे काम करना इलीगल है। किसी को ये बात नहीं पता है। और अगर पता चल गया तो उसके जैसे 20,000 बच्चों को वो इन फर्नेसेस में से बाहर निकाल देते हैं, इन फर्नेसेस में से बाहर निकाल देते हैं। और जहाँ पे काम करते हुए वो ज़्यादातर अपनी आँखों की रोशनी उम्र से पहले ही खो देते हैं। मुकेश's आई बीम एज ही वॉलंटियर्स टू टेक मी होम। मुकेश की आंखों में एक चमक आ जाती है जब वो मुझे अपने घर लेकर जा रहा होता है, जिसको कि वो बहुत गर्व से कहता है कि मेरा घर ना दोबारा बन रहा है। वी वॉक डाउन स्टिंकिंग लेन्स चोक्ड विद गार्बेज। मतलब स्टिंकिंग मतलब बदबूदार पतली पतली गलियों में से हम निकल रहे हैं जो कि बिल्कुल कूड़े से भरी हुई हैं। Past home that remains hovels with crumbling walls, wobbly doors, no windows, crowded with families of human and animals coexisting in primeval state। और हम निकल रहे हैं वहाँ पे घर कैसे हैं? बिल्कुल छोटे छोटे हॉवल्स जिनकी क्रम्बलिंग वॉल्स हैं, दीवारें हिल रही हैं, दरवाजे बिल्कुल उतरने पे हैं, कोई विंडो नहीं है, और घर में लोगों का ढेर है। मतलब बड़ी बड़ी फैमिलीज़ हैं जहाँ पे ह्यूमंस और एनिमल्स साथ साथ में रहते हैं। ही स्टॉप्स एट द डोर ऑफ वन सच हाउस। ऐसे ही एक घर के सामने वो रुक जाता है। बैंग्स अ वॉबली आयरन डोर। एक बहुत ही कमज़ोर सा लोहे का दरवाज़ा है, उसको वो बजाता है अपने पैर से और उसको खोल लेता है। वी एंटर अ हाफ बिल्ड शैक। हम एक आधे बने हुए जैसे घर में एंटर होते हैं। इन वन पार्ट ऑफ इज थैश्ड विद डेड ग्रास इज़ अ फायरवुड स्टोव ओवर विच सिट्स अ लार्ज वेसल ऑफ सिजलिंग स्पिनच लीव्स। और उसमें एक साइड में सूखा घास का ढेर रखा हुआ है और एक फायरवुड का स्टोव है जिसके ऊपर एक बड़ा सा बर्तन है जिसमें कि स्पिनच लीव्स, पालक जो है वो उबल रही है। ऑन द ग्राउंड इन द लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल। और बड़े बड़े
प्लेटर्स में, थालों में कटी हुई सब्जियां ज़मीन पर रखी हैं। अ फ्रेल यंग वुमन इज़ कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली। एक बड़ी ही कमज़ोर सी और एक यंग सी लड़की औरत है जो कि घर में सबके लिए खाना बना रही है। थ्रू आइज फिल्ड विथ स्मोक शी स्माइल्स। आंखों में धुआं भरा है लेकिन फिर भी वो स्माइल करती है। शी इज़ द वाइफ ऑफ मुकेश's एल्डर ब्रदर। और वो मुकेश के एल्डर ब्रदर की वाइफ है। नॉट मच ओल्डर इन ईयर, शी हैज़ बिगन टू कमांड रिस्पेक्ट एज द बहू, द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 men, हर हस्बैंड मुकेश एंड देयर फादर। और हालांकि वो बहुत ज़्यादा उम्र में बड़ी नहीं है लेकिन उसको एक बहू का दर्जा मिला है और वो घर की एक तरीके से वो घर की पूरी इंचार्ज है। 3 लोगों की उसके ऊपर जिम्मेदारी है उस ध्यान रखने की, उसका खुद का हस्बैंड मुकेश और मुकेश के फादर। When the older man enters, she gently withdraws behind the broken wall and brings her veil closer to her face. और जैसे ही ओल्डर मैन कौन हुआ यहाँ पे, उनके फादर, वो अंदर आते हैं तो वो धीरे से जो टूटी हुई दीवार है उसके पीछे चली जाती है और अपने चेहरे को अपने वेल का मतलब होता है घूंघट से ढक लेती है। एज कस्टम डिमांड्स, डॉटर इन लॉ मस्ट वेल देयर फेस बिफोर मेल एल्डर्स। और जैसा कि रिवाज है कि जो डॉटर इन लॉज होती हैं, जो बहुएं होती हैं, उनको घर के जो बड़े मेल होते हैं, है ना, आदमी लोग जो होते हैं घर के बड़े, उनके सामने अपने चेहरे को छिपाना चाहिए, ये रिवाज है। इन द केस द एल्डर इज़ एन इम्पोवरिश्ड बैंगल मेकर। इन दिस केस, यहाँ पे इस केस में एल्डर कौन है, एक बहुत ही इम्पोवरिश सा, बहुत ही मतलब साधारण सा एक चूड़ी बनाने वाला है। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, फर्स्ट एज अ टेलर देन एज अ बैंगल मेकर, ही हैज़ फेल्ड टू रेनोवेट अ हाउस। हालांकि अपनी ज़िंदगी के लंबे समय में भी बहुत मेहनत करके, पहले एक टेलर की तरह मेहनत करा, फिर एक चूड़ी बनाने वाले की तरह मेहनत किया, लेकिन वो अपने घर को रेनोवेट नहीं कर पाया, दोबारा नहीं बनवा पाया, अपने 2 बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाया। ऑल ही हैज़ मैनेज टू डू इज़ टीच देम वॉट ही नोज़ द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स। और वो क्या कर पाया है, वो सिर्फ एक ही काम कर पाया है जो कि उसको खुद को भी आता था, और उसने बस यही काम अपने बच्चों को भी सिखा दिया, बैंगल मेकिंग का। ठीक है। इट इज़ हिज कर्म, हिज डेस्टिनी, सेज मुकेश's grandmother, who watched her own husband go blind with the dust from polishing the glass of bangles। तो मुकेश की ग्रैंड मदर है, वो कहती है कि ये तो इसका ही कर्म है, इसकी ही डेस्टिनी है, जो भी ऐसा है। और वो ग्रैंड मदर थी जिसने खुद अपने हस्बैंड को भी ये जो ग्लास बैंगल की पॉलिशिंग डस्ट होती है उससे अंधा होते हुए देखा था। क्या ना गॉड गिवन लीनियज कैन बी ब्रोकन, भगवान के द्वारा दी गई कोई जो चीज़ है वो क्या तोड़ी जा सकती है। बॉर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल्स मेकर, दे हैव सीन नथिंग बट बैंगल्स इन द हाउस, इन द यार्ड, एवरी अदर हाउस। मतलब और बैंगल मेकर्स की कास्ट में पैदा होकर उन्होंने बैंगल्स के अलावा कुछ देखा ही नहीं है, घर में, बाहर, पड़ोसी अड़ोसी सबके यहाँ पे। फिरोज़ाबाद में सिर्फ चूड़ियाँ ही चूड़ियाँ देखी हैं। Spiral of bangles, sunny, gold, paddy green, royal blue, pink, purple, every color born out of the 7 colors of the rainbow, lied in mounds in unkempt yard। और मतलब स्पायरल ऑफ बैंगल्स क्या होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि वो एक बड़े से लंबे रस्सी में और फिर बहुत सारी चूड़ियाँ फंसा के उनको बांध देते हैं, गोल गोल बना लेते हैं, तो जब वो बेचने आते हैं तो ऐसे ही आते हैं बेचने। तो ऐसे हर एक कलर की, रेनबो से जितने कलर्स निकलते हैं हर एक कलर की चूड़ियाँ वो लोग बनाते हैं और वो उनके घरों में रखी रहती हैं एक के ऊपर एक, जिनको कि वो 4 व्हील हैंड कार्ट्स में लेकर जाते हैं और बेचते हैं। 4 व्हील्ड हैंड कार्ट्स, वो 4 पहिए वाला जो होता है इस पर सब्ज़ी बेचते हैं, उस पर ले जाके वो लोग बेचा करते हैं। एंड इन द डार्क हटमेंट्स नेक्स्ट टू द लाइन्स ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स सिट बॉयज़ एंड गर्ल्स विद देयर फादर्स एंड मदर्स वेल्डिंग पीसेज ऑफ कलर्ड ग्लास इनटू सर्कल ऑफ बैंगल्स। और बहुत ही मतलब डार्क अंधेरे अंधेरे घरों में और लाइन से बैठे हुए ऑयल लैम्प के पास में बैठकर उसकी, और अब आप खुद ही सोचिए कि ऑयल की लैम्प में कितनी रोशनी होती है, उसके पास बैठकर लड़के लड़कियां अपने मम्मी पापा के साथ में बैंगल पे जो है सजावट का काम करते हैं। देयर आइज़ आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क देन टू द लाइट आउटसाइड। और अब ऐसी हालत हो गई है कि उनकी जो आंखें हैं वो अंधेरे में ज़्यादा अच्छा काम करने लगी हैं बजाय कि बाहर के उजाले में। दैट इज़ वाई दे ऑफन एंड अप लूजिंग देयर आईसाइट बिफोर दे बिकम एडल्ट। और इसीलिए वो मतलब कि जब तक तो वो जवान भी नहीं हो पाते उससे पहले उनकी आंखें जो हैं वो कमज़ोर होने लगती हैं। सविता, अ यंग गर्ल इन अ ड्रैप पिंक ड्रेस, सिट्स अलोंगसाइड एन एल्डरली वुमेन सोल्डरिंग पीसेज ऑफ ग्लास। सविता
नाम की एक लड़की है जो कि पिंक ड्रेस पहनकर अपनी एक बड़ी कोई लेडी है उनके पास बैठी हुई है और कांच के पीसों को जोड़ रही है, सोल्डर कर रही है, मतलब जोड़ रही है. एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक द टोंग्स ऑफ अ मशीन, आई वंडर इफ शी नो द सैंक्टिटी ऑफ द बैंगल्स शी हेल्प्स मेक. और जिस तरीके से मशीन की तरह उसके हाथ चल रहे हैं इस काम पर, मुझे लगता है कि क्या उसे ये भी पता है कि ये जो बैंगल्स हैं ये उनके पीछे का क्या अर्थ है, क्या क्यों पहनी जाती हैं, मतलब कुछ पता भी है इसे. इट सिम्बलाइजेस एन इंडियन वुमेन सुहाग ऑस्पिशियसनेस इन द मैरिज. और ये एक मैरिड वुमेन का एक तरीके से बहुत ऑस्पिशियस ट्रेडिशन होता है जिसे इंडियन वुमेन जो है वो पहनती हैं. इट विल डॉन ऑन हर suddenly one day when her head is draped with a red veil, her hands dyed red with henna and red bangles rolled onto her wrists. और अचानक से ही ये उसके ऊपर भी, उस लड़की के ऊपर भी आ जाएगा जब अचानक से ही उसके सर के ऊपर एक दिन रेड कलर का घूंघट आ जाएगा, उसके हाथों में रेड कलर की हेना से उसके हैंड्स जो हैं वो डाई कर दिए जाएंगे और उसके हाथों में रेड कलर के बैंगल्स रोल कर दिए जाएंगे और तब वो एक दिन अचानक से ब्राइड बन जाएगी. और जैसे कि ये जो उसके बगल में ओल्ड वुमेन बैठी है वो सालों पहले कभी बनी होगी, उसके हाथों में अभी भी मतलब बैंगल्स हैं लेकिन उसकी आंखों में अब कोई चमक नहीं है. एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया शी सेज. और वो कहती है कि हमने तो एक टाइम का, मतलब एक टाइम पेट भर के हम खाना भी नहीं खा पाते हैं. और अपनी पूरी इंटायर लाइफ टाइम में, पूरे जीवन में उसने कभी एक मील खाना नहीं खाया है, एक फुल मील खाना नहीं खाया है. और हर हस्बैंड ओल्ड मैन विद अ फ्लोइंग बेयर्ड सेज आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स. और उसका जो हस्बैंड है वो भी बहुत बूढ़ा है और वो कहता है कि मुझे बैंगल्स के अलावा और कुछ नहीं आता. मैंने और अपनी ज़िंदगी में सिर्फ एक ही काम किया है कि मैंने अपनी फैमिली के रहने के लिए एक ये घर बना दिया है छोटा सा. Hearing him, one wonders if he has achieved what many had failed for their lifetime. He has a roof over his head. और उसको सुन के एक ऐसा लगता है कि उसने जैसे कि पता नहीं क्या अचीव कर लिया है जो कि बहुत सारे लोग अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं कमा पाते हैं. अपने सर के ऊपर एक छत लाना, ये बहुत सारे लोग नहीं कर पाते हैं. The cry of not having money to do anything except carry on the business of making bangles, not even enough to eat rings in every home. और मतलब कुछ नहीं है उनका जो बिजनेस है, उसमें कोई मनी नहीं है, खाने के लिए नहीं है, बस हर घर में ये कांच की रिंग्स रखी हुई हैं. यंग मैन एको द लैमेंट ऑफ देयर एल्डर्स. जो जवान लोग हैं वो अपने बूढ़े लोगों के दुखड़े रोते रहते हैं. और कुछ भी मुझे लगता नहीं कि फ़िरोज़ाबाद में समय के साथ में बदला है. बस क्या बदला है कि ईयर्स ऑफ माइंड नंबिंग टॉयल हैव किल्ड ऑल इनिशिएटिव एंड एबिलिटी टू ड्रीम. बस ये जो सालों की ये जो एक धरपकड़ है जीने की, उसमें जो ये यंग लोग हैं, जो ये जवान जनरेशन है, उसमें सपने देखने की जो एबिलिटी है वो ख़त्म कर दी है. अब उनके अंदर पहल करने की कोई एबिलिटी नहीं बची है. तो ऑथर ने उनसे बोला, वाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्फ इन टू अ कोऑपरेटिव. आई आस्क अ ग्रुप ऑफ यंग मैन हु हैव फॉलन इन टू विशियस सर्कल ऑफ मिडिल मैन हु ट्रैप देयर फादर्स एंड फोर फादर्स. तो मैंने एक ऐसे ग्रुप ऑफ यंग मैन से पूछा, जवान बच्चों का ग्रुप था, लड़कों का, जिनके फादर और उनके भी जो पूर्वज थे वो ये मिडिल मैन जो दलाल वगैरह होते हैं उनके चंगुल में फंस गए हैं. तो उनसे बोला मैंने कि तुम लोग अब आपस में एक कोऑपरेटिव बना लो, एक यूनियन बना लो, क्यों नहीं करते हो. तो वो कहते हैं, इफ़ इवन वी गेट ऑर्गेनाइज्ड वी आर द वंस हु विल बी हॉल्ड बाय पुलिस, बीटन एंड ड्रैग्ड टू जेल फॉर डूइंग समथिंग इलीगल. कि अगर हम एक साथ हो भी जाते हैं तो भी वो हम ही लोग होंगे जिनको कि मारा पीटा जाएगा और घसीट के जेल में डाल दिया जाएगा कुछ इलीगल करने के लिए. देयर इज़ नो लीडर अमंग देम. वो कहते हैं हमारे पास कोई लीडर नहीं है, ठीक है, और कोई भी ऐसा नहीं है जो कुछ अलग सोचता हो. देयर फादर आर एज टायर्ड एज दे आर. उनके फादर उन्हीं की तरह थके हुए हैं. दे टॉक एंडलेसली इन अ स्पायरल दैट मूव्स फ्रॉम पॉवर्टी टू एपैथी टू ग्रीड एंड टू जस्टिस. और वो बस उन्हीं चीज़ों का रोना रोते रहते हैं कि जो गरीबी से लेके लालच और अन्याय तक जाता है. लिसनिंग टू दैम आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड्स. उनको सुन के ना मुझे दो अलग अलग दुनिया समझ में आई. किस किस की दुनिया? वन ऑफ द फैमिली कॉट इन अ वेब ऑफ पॉवर्टी बर्डन्ड बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट इन विच दे आर बोर्न, एंड द अदर अ विशियस सर्कल ऑफ द साहूकार्स, द मिडिल मैन, द पुलिसमैन, द कीपर्स ऑफ लॉ, द ब्यूरोक्रेट्स एंड द पॉलिटिशियंस. मुझे दो दुनिया नजर आई. एक दुनिया किसकी है? एक तो वो गरीबी की दुनिया है जिसमें लोग गरीबी में जी रहे हैं और जिस कास्ट में जन्म ले लिया उसी कास्ट का काम करने के लिए वो लोग मजबूर है, ठीक है. और जो दूसरी दुनिया है वो क्या है? वो ये साहूकार, दलाल, पुलिसमैन, ये जो लॉ कीपर्स हैं,
है ना, पॉलिटिशियंस है, इनका एक बहुत ही घिनौना सर्कल जिसने इन लोगों को घेर रखा है। टुगेदर दे हैव इम्पोज द बैगेज ऑन द चाइल्ड दैट ही कैनॉट पुट डाउन। और इन दोनों ने मिलकर आने वाली जनरेशन के ऊपर इतना वजन रख दिया है कि उसे वो कभी उतार नहीं सकता। एंड बिफोर ही इज़ अवेयर ही एक्सेप्ट इज एज नेचुरली एज हिज फादर। और जब तक उसको कुछ समझ आता है तब तक वो उसे इतना एक्सेप्ट कर चुका होता है नेचुरली, जैसे उसके फादर ने कर लिया था। टू डू एनी थिंग एल्स वुड मीन टू डेयर। और कुछ और करने का सोचना भी मतलब ये होगा कि इन लोगों के खिलाफ कुछ हिम्मत करना है। एंड डेयरिंग इज़ नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप। और इन लोगों के क्या बोल सकते हैं कि जो पालन पोषण हुआ है उसमें डेयरिंग तो सिखाई ही नहीं गई है, हिम्मत करना तो सिखाया ही नहीं गया है। व्हेन आई सेंस अ फ्लैश ऑफ इट इन मुकेश आई एम चीयर्ड। और लेकिन जब उस डेयरिंग का थोड़ा सा भी पार्ट मुझे मुकेश में दिखाई दिया तो मुझे बहुत खुशी हुई। और वो कहता है कि आई वॉन्ट टू बी अ मोटर मैकेनिक। ही विल गो टू द गैराज एंड लर्न। वो एक गैराज में जाके सीखेगा काम। गैराज यहाँ से बहुत दूर है। आई विल वॉक, ही इंसिस्ट। कहा मैं पैदल चला जाऊँगा। डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन। तो ऑथर ने पूछा क्या तुमको प्लेन भी उड़ाना है। तो ही सडनली साइलेंट। वो अचानक से चुप हो जाता है। फिर कहता है नो, स्टेयरिंग एट द ग्राउंड। फिर वो ज़मीन पर देखते हुए कहता है नहीं नहीं नहीं, मुझे प्लेन नहीं उड़ाना है। इन ए स्मॉल मर्मर देयर इज़ एन एम्बेरसमेंट दैट हैज़ नॉट येट टर्न इनटू रिग्रेट। और उसके वो धीरे से बोलता है जिसमें एक एम्बेरसमेंट है जो कि अब तक भी पछतावे में नहीं बदला है। ही इज़ कंटेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स दैट ही सीज हर्टलिंग डाउन द स्ट्रीट्स ऑफ हिज टाउन। वो बस अभी तो सिर्फ कार के ही सपने देखता है जो उसने अपने शहर की गलियों में देखी है, क्योंकि फ्यू एयरप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोज़ाबाद। क्योंकि फिरोज़ाबाद के ऊपर कुछ ही एरोप्लेन्स हैं जो उड़ते हैं। मतलब कि जितना ज़्यादा उनका दायरा होगा वह वैसे ही सपने देखेंगे। अगर कार देखी है तो कार के ही सपने देखे जाएंगे। एरोप्लेन जब देखा ही नहीं है तो उसके सपने क्या कोई देखेगा। ठीक है, तो विद दिस द चैप्टर एंड्स लॉस्ट स्प्रिंग, जिसका नाम था स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, खोए हुए चुराए हुए बचपन की कहानियाँ, जिसमें बच्चों के पास सब कुछ है बस उनका बचपन नहीं है। आई होप कि आपको स्टोरी समझ में आई होगी, ट्रिगर की होगी आपके माइंड को। और मिलते हैं अगले वीडियो में या अगले सेशन में इसके क्वेश्चन आंसर्स के साथ में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड गुड बाय।